स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हमने कवर किया था बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड डायमेंशंस। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है डीमोनेटाइजेशन। छोटा सा चैप्टर है ये, छोटा सा टॉपिक है ये। आइए हम इसको समझते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी जो कि एक डीमोनेटाइजेशन को सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, जब बैंक्स के आगे नोट एक्सचेंज करने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो देखते हैं ये सिचुएशन जो है कब अराइज हुई थी और इसमें क्या हुआ था। तो इससे पहले हम समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। तो डीमोनेटाइजेशन होता है बच्चे कि जो भी आपका कोई करेंसी यूनिट चल रहा है, अगर हम उससे उसका लीगल टेंडर जो है, यानी कि उसकी जो एक वैल्यू है, उसको दर्जे को छीन लें, यानी कि हटा दें, इनवैलिडेट जो है वो घोषित कर दे कि अब से ये जो करेंसी है वो नहीं चलेगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन हो जाना। यानी कि उस करंट करेंसी को सिस्टम से निकाल लेना कि उसके बाद अब उस करेंसी का कोई भी यूज़ जो है वो नहीं होगा। अगर आप एक सिंपल वर्ड्स में समझें तो डीमोनेटाइज का मीनिंग क्या है, नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड एज अ लीगल करेंसी, कि आज के बाद वो जो नोट है एज ए लीगली एक्सेप्टेड नहीं होंगे। आपने डीमोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ यही समझना है, ये नहीं कि अगर आपने एक करेंसी को कैंसिल किया है तो उसके बदले में आपको कुछ और करेंसी इशू भी करना है। वो गवर्नमेंट के डिसीज़न के ऊपर डिपेंड है कि अगर उस करेंसी को वो बंद कर रहे हैं कि उसके एक्सचेंज में क्या उनको न्यू करेंसी इशू करना है या नहीं करना है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। बट यहाँ पे सिर्फ आपने डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या देखना है कि हमने उसकी वैल्यू को अब जो है वो लीगल जो उसकी वैल्यू है उसको छीन लिया है, विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, दैट इज़ अ डीमोनेटाइजेशन। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में ये जो डिसीज़न है, ये हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हमारी बुक्स में। तो हमारी कंट्री में ये डिसीज़न लिया गया था डीमोनेटाइजेशन का। कब लिया गया था? The Government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implication for the Indian economy, कि इंडियन इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीज़न लिया। और ये डिसीज़न कब अनाउंस करा गया? 8 नवंबर 2016 को। वो डिसीज़न क्या था? वो डिसीज़न ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज कर दिया 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स को। वो नोट्स कौन से थे आपके? 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़। यानी कि इन 2 अमाउंट के नोटों को क्या कर दिया गया? डीमोनेटाइज मतलब उन करेंसी की अब वैल्यू को लीगली जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। तो उन्होंने बताया कि इस डेट से के बाद अब आपके जो नोट हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इट रिजल्ट इन विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। मीन्स आपकी सर्कुलेशन में से कम जो 86% उस टाइम पे करेंसी जो थी वो क्या होगी, सिस्टम से विड्रॉ कर ली गई। क्योंकि जो नोट थे उस टाइम तो सर्कुलेट में थे, चल रहे थे ये करेंसी आपकी इकोनॉमी में। तो जब ये डिसीजन लिया गया, एट दैट मोमेंट उनको 86% जो करेंसी थी वो सर्कुलेशन से विड्रॉ करनी पड़ी। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक। तो जब ये डिसीज़न हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा ये लिया गया, तब पब्लिक को क्या एडवाइस करा गया, क्या बोला गया कि जो अपनी जितनी भी आप करेंसी है आपके पास, ये जाके कहाँ से आप डिपॉजिट करवाएं? बैंक में। क्योंकि देखिए जब ये घोषित हुआ कि अब ये नोट एक्सेप्टेड नहीं होंगे तो बाहर तो आपके नोट ये नहीं लेगा। तो उस नोट को कुछ टाइम फिक्स करा गया कि इतने मंथ तक जाके आप अपने जो भी आपके पास पैसे हैं आप अपने बैंक में वो डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है। The aim of this move was to curb corruption and illegal activities like terrorism and stop hoarding of black money. तो इस डिसीज़न के पीछे गवर्नमेंट का एम क्या था? क्यों इतना बड़ा डिसीज़न जो था वो लिया गया? तो मेन एम इस डिसीज़न के पीछे ये था कि गवर्नमेंट जो थी वो करप्शन को रोकना चाहती थी। इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि टेररिज्म था, या जो लोगों ने ब्लैक मनी होर्डिंग करके होते हैं, जो काला धन जिसको हम बोलते हैं ना, काला धन इकट्ठा कर करके रखा हुआ है, उसको ख़त्म करना था। तो इससे वो ख़त्म कैसे हुआ? अब ये जो स्टेप आपने पढ़ा है कि जब ये करेंसी को इनवैलिड बोल दिया गया तो लोगों को बोला गया कि आप अपने पैसे बैंक में जमा करवाइए। अब लोगों ने क्या किया हुआ था, जो कि उनका
काला धन था या रिश्वत के पैसे हैं, वो तो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रखे थे, वो तो अपने पास आप एज ही कैश ही रिसीव कर रहे हैं, कैश ही आपने उसको कलेक्ट किया हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो उसको बैंक के पास जाके रिप्लेस करवा लो, ठीक है, और जब आप रिप्लेस करवाने जाओगे तो वहाँ पे आपका जो इनकम है, आप जितनी लेते हो, अगर उससे आपके पास उससे ज़्यादा इनकम निकलती है तो वो कौन सी मनी है, वो ब्लैक मनी है। गवर्नमेंट आपके ऊपर जो है अथॉरिटीज़ बैठाएंगी, चेकिंग होएगी कि जो बंदा इतना कमा रहा है, अब ये लाखों करोड़ों ला के बैंक में जमा कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। अब कुछ लोगों ने उस डर से पैसे जो थे वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाए। उस टाइम पे अगर बच्चा आपने न्यूज़ आपको कुछ याद हो तो आपने सुना होगा कि कई लोगों ने तो बोरिये में भर भर के पैसे जो थे इवन नदी में या पैसा उसमें पानी में तक भी बहा दिए, ताकि उन लोग के उनके ऊपर जो है कोई नेक्स्ट जो अथॉरिटी या इस तरीके की जो चेकिंग है वो ना हो सके, क्योंकि वो सिर्फ कितना पैसा एक्सचेंज कर सकते थे जितना उनके पास वैलिड था। तो ये जो रिज़ल्ट या अनाउंसमेंट हुई डीमोनेटाइजेशन की, इसने इंडियन की इकोनॉमी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। तो आइए अब हम इस डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स देखते हैं। नंबर 1 इज़ आफ्टर डीमोनेटाइजेशन cash is deposited into bank for exchanging with the new notes which make the payment of tax compulsory with the penalty rate। यानी कि सबसे पहला इफेक्ट जो था डीमोनेटाइजेशन का क्या हुआ कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स के लिए, मींस गवर्नमेंट का मेन एम क्या था इसके पीछे कि वो अपने टैक्स जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पोर्टेंस दे रही थी। मींस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जितना कैश है, आपको गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि अब जितना आपने रखा हुआ है या घर पे किसी के पास 5 नोट निकले, 20 निकले, वो सारे डूब गए। उन्होंने तो आपको ओपन दिया, आपको इनविटेशन कि आइए बैंक में जमा करवाइए और उसको न्यू नोट से आप एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आपकी वो पेमेंट जो आप बैंक में जाके जमा करवा के आए, अगर वो आपकी इनकम से, जितनी आप इनकम दिखा रहे हो, अगर वो उससे ऊपर निकलेगी, पेमेंट ऑफ टैक्स बनेगा कंपलसरी, और जिसके ऊपर उनको पेनल्टी रेट भी पे करना पड़ेगा। सेकेंड इसका फीचर क्या था, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डीमोनेटाइजेशन टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। अब गवर्नमेंट के इस फैसले के पीछे मेन वजह ही क्या थी, टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स चोरी को रोकना। जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, पैसा जो है कुछ काले धन में लिया जा रहा है, मीन्स उसको आप एज ए कैश एक्सेप्ट कर रहे हो और कहीं भी शो नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर कोई टैक्स आप नहीं पे कर रहे हो अपनी इनकम के ऊपर, सब पैसा जो है आप उसमें ब्लैक में लेके आपने इकट्ठा कर रखे हैं, उस पैसे को बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप जो था वो उठाया था, इसीलिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा गया था। थर्ड फीचर देखिए, डीमोनेटाइजेशन रिड्यूस द कैश ट्रांजेक्शन्स इन द इकोनॉमी विच मीन्स मोर सेविंग थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स पे सिस्टम। तो ये सिस्टम आने के बाद इकोनॉमी में जो कैश ट्रांजेक्शन थी वो बहुत कम हो गई, ठीक है, क्योंकि कैश जो था एक्सेप्ट कर रहे थे लोग, अब वो चीज़ें बंद हो गई थी। उसका मतलब क्या था, ज़्यादा सेविंग होना फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू, जिससे हमारा जो टैक्स पेमेंट सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। फोर्थ पॉइंट, डीमोनेटाइजेशन फैसिलिटेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पे वे फॉर कैशलेस इकोनॉमी। यानी कि डीमोनेटाइजेशन ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत हेल्प करा उसके लिए, और उन्होंने कौन सी इकोनॉमी को पेव वे मतलब किसको रास्ता दिखाया, एक कैशलेस इकोनॉमी को, जिसमें हम ज़्यादा जो है पेमेंट कैश में ना करके एक डिजिटल पेमेंट की तरफ जो था हम लोगों ने काफ़ी मूव करा। अब हम ये देखेंगे कि जो ये स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया उसके कितने हमें एडवांटेजेस हुए और क्या हमें डिसएडवांटेजेस हुए। तो आइए पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि इस स्टेप के हमें क्या फ़ायदे हुए। नंबर 1, हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ब्लैक मनी, टेररिस्ट फंडिंग एक्सेट्रा। तो मेन रीज़न ही यही था गवर्नमेंट के पास कि उन्होंने इस चीज़ को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो कंट्री के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ थी जिसमें टेररिस्ट को फंड किया जाता था, नकली नोट जो थे वो आ रहे थे, ब्लैक मनी था, उन सब चीज़ों को रोकना, और उसमें काफ़ी हद तक जो है हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुल भी रही है। सेकंड पॉइंट, इनकरेज डिजिटल पेमेंट मोड। दूसरा इसका पीछे एम क्या था गवर्नमेंट का इस चीज़ को लाने का कि वो कैश ट्रांजैक्शंस को जो था वो कम करना चाहती थी, और वो चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिजिटल तौर पे जो है हम एक दूसरे से पेमेंट करें, उनको इनकरेज करना चाहती थी।
थर्ड, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प हुआ, और इसका हमारी इकोनॉमी की जीडीपी के ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जो कि हमें लॉन्ग रन में देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, कि इस डिसीज़न के गवर्नमेंट ने जो लिया, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। नंबर 1, क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द पब्लिक ऑन अकाउंट ऑफ कैश क्रंच। तो उस वक्त पे जब सभी कैश जो थे, गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैंक में जब आप पैसा जमा करवाने जा रहे हो उसकी कुछ एक लिमिट रख दी थी। ये नहीं है कि आपके पास एक बोरी भर के पैसा पड़ा या 1 लाख है, आप एक दिन में गए और आपने जाके सारे नोट एक्सचेंज कर लिए, वैसी कंडीशन नहीं थी। तो वहाँ पे भी एक दिन में लिमिट रखेगी कि एक दिन में आप इतना पैसा जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। आपने ऊपर ऑलरेडी देखा कि पिक्चर्स में कितनी लंबी लंबी लाइनें, 2016 में आपने भी ज़रूर ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी कि किस तरीके से लाइनें लगी हुई थी। तो उस टाइम पे जो कैश की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुआ। सेकेंड, डिस्ट्रप्टेड ट्रेड में बहुत ज़्यादा जो था नुकसान हुआ लोगों को, व्यापार में पैसे की कमी होने की वजह से। थर्ड पॉइंट, क्रिएटेड अ इनसिक्योरिटी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के डिसीज़न लेती है जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये जो डिसीज़न लिया गया डीमोनेटाइजेशन का, अब आपने पिछली वीडियो में डायमेंशन पढ़ी थी बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो सबसे पहले डायमेंशन हमने कौन सी पढ़ी थी, इकोनॉमिक डायमेंशन। उसमें क्या था, वो इकोनॉमिक डिसीज़न जो आपकी इकोनॉमी को या आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये डिसीज़न भी आपका किस डायमेंशन में आ रहा है, इकोनॉमिक डायमेंशन में। अब इस डिसीज़न ने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में तो इस तरीके के डिसीज़न लिए जा रहे हैं कि उनको कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को भी इसने इम्पैक्ट करा। और सबसे मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ आया डीमोनेटाइजेशन का, कहाँ महसूस किया गया, रूरल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके पीछे क्या एम था, एक डिजिटल पेमेंट को इनकरेज करना। तो डिजिटल पेमेंट के लिए आपको नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, उतनी नॉलेज चाहिए, जो कि रूरल एरियाज़ में जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए वो एरियाज़ भी जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो थे उस टाइम हुए हैं। अब हम इसके कुछ इम्पैक्ट पढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन के, कि क्या क्या फ़र्क पड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मनी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या पड़ा। डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, लोगों ने कैश में डील करना कम कर दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, और बैंक डिपॉजिट होने से जो हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स थी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई। प्राइवेट वेल्थ जो थी वो डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन मतलब कम होगी। अब प्राइवेट वेल्थ जो पैसा जोड़ जोड़ के रखा हुआ था वो क्या हो गया, आपका कम हो गया, बिकॉज आपने जाके डिपॉजिट करवाया, और जो इलीगल पैसा था वो ख़त्म हो गया। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अमंग यूज़र इंक्रीज। इस इफेक्ट के आने, डीमोनेटाइजेशन डिसीजन आने के बाद जो हमारी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स थी उसमें बहुत ज़्यादा उनकी जो यूजेस थी बहुत इंक्रीज़ होगी। रियल स्टेट में वहाँ पे प्राइस कम हो गए प्रॉपर्टी के। टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा राइज हुई थी बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने अपनी जो भी इनकम सेविंग्स या जैसे भी पैसा अपने पास रखा हुआ था जमा करके, और जब वो बैंक में डिपॉजिट हुआ तो उसके ऊपर क्या हुआ, उनको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ी। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट वो ख़त्म होता है। इसमें आपका एक टॉपिक था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये टॉपिक जो है आपका इस साल से वो आपके सिलेबस में नहीं है इस ईयर में, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आप नहीं करोगे। बाकी आपने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको केस स्टडीज़ आ जाएं या फिर एमसीक्यू या 1 और 2 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो वो आपकी डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपने बहुत अच्छे से करना है, और उसके अंदर जितने भी 5 डायमेंशन हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, और स्पेशली जो उनके नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, बिकॉज उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं।
आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।